Welcome to Imran Khan Official. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इमरान ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान ख़ान ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर इज़ वेरी ओल्ड। इवन के डेमोक्रेट्स की एज में भी लोग जानते थे कि मैटर जो है ये पार्टिकल से बना है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मैटर के बारे में एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए और 1808 में जॉन डाल्टन वो पहला केमिस्ट था जिसने कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी एटम का जो नाम है ये सबसे पहले जॉन डाल्टन ने पेश किया था और उसने ये भी कहा था कि एटम इज इनडिविजिबल, मतलब कि एटम नाकाबिल तकसीम छोटा ज़र्रा है। लेकिन बाद में तजर्बात ने साबित किया कि एटम इज़ नॉट इनडिविजिबल बल्कि एटम इज़ डिविजिबल। और फिर तजर्बात ने साबित किया कि एटम के अंदर बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। लेकिन तब तक एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत से साइंसदानों ने कोशिश किए, लेकिन सबसे पहले जो कामयाबी नसीब हुई वो रदरफोर्ड की किस्मत में लिखी गई थी। और रदरफोर्ड ने 1911 में एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसको आजकल लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। तो रदरफोर्ड कौन था? रदरफोर्ड born on 31st of August 1871 in New Zealand। रदरफोर्ड न्यूजीलैंड का रहने वाला था और वो न्यूजीलैंड में 1871 में पैदा हुए थे। वो एक फिजिसिस्ट और न्यूक्लियर साइंसदान था और वो 30 अक्टूबर 1937 में यूके में फौत हुआ था, यानी उनकी डेथ यूके में हुई थी। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट की थी इसको लोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में उसने पोलोनियम सोर्स लिया था। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है, यानी ये रेडिएशन एमिट करता है। और उसके साथ साथ उसने पोलोनियम के सामने एक गोल्ड का एक फॉइल लिया था जो इंतहाई बारीक थी और इस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो थी 0.0004 सेंटीमीटर, यानी ये इंतहाई बारीक था। अब क्वेश्चन आता है कि उसने गोल्ड क्यों लिया, उसने कोई और मेटल क्यों नहीं लिया? तो उसने गोल्ड इसलिए लिया कि ये गोल्ड एक्सपेंसिव तो है लेकिन ये पेवर फॉर्म में हर कंट्री में हर जगह में बआसानी मिल सकती है, इसलिए इसने गोल्ड को इस्तेमाल किया। इस गोल्ड फॉइल पर उसने तकरीबन 20,000 रेडिएशन फॉल किए, स्ट्राइक किए और उसके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक गोल्ड फॉइल से 19,980 रेडिएशन जो है वो पास हुए, निकल गए आउट ऑफ 20,000। ओनली 8 वर रिफ्लेक्टेड। 20,000 में सिर्फ 8 ऐसे रेडिएशन थे जो स्मॉल एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो गए और
Out of 20,000, only 2 were deflected on their own line. और 20,000 में सिर्फ 2 रेडिएशन ऐसे थे जो बिल्कुल अपनी सिमत में उलट गए, यानी वापस डिफ्लेक्ट हो गए। तो इस एक्सपेरिमेंट में उसने एक स्क्रीन यूज़ किया था, दैट वाज जिंक सल्फाइड। ये स्क्रीन इसलिए यूज़ किया कि जिंक सल्फाइड की ये खसूसियत है कि इसके साथ जो भी चीज़ स्ट्राइक करता है तो यहाँ पर एक निशान छोड़ता है और फिर हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने जो कंक्लूजन पेश किया वो ये है, पास्ट रेडिएशन 19,980, यानी 20,000 में गोल्ड फॉइल से 19,980 रेडिएशन पास हुए, विच इज अबाउट 99% ऑफ द टोटल रेडिएशन। सम रेडिएशन जो स्मॉल एंगल से रिफ्लेक्ट हुए वो है 0.8, यानी 20,000 में सिर्फ 8 रेडिएशन ऐसे हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, जो स्मॉल एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो गए। और 20,000 में सिर्फ 2 रेडिएशन ऐसे थे जो अपनी लाइन पर वापस डिफ्लेक्ट हो गए। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो 2 रेडिएशन है ये 180 एंगल के साथ बाउंस बैक कर गए। इस कंक्लूजन के बिना पर उसने एक मॉडल पेश किया जिसको लोग आजकल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। द मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज एटम हैज पॉजिटिव चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर एटम में सेंटर में एक चार्ज पार्टिकल होती है और इसको रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया। इससे पहले ये न्यूक्लियस का नाम एटम के लिए किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया था। द सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उसने कहा कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं और ये जिन रास्तों पर घूमते हैं तो इसको रदरफोर्ड ने सर्कुलर पाथ्स का नाम दिया। द थर्ड पॉइंट इज revolving electron around the nucleus need centripetal force। का मतलब है centripetal force which is provided by the nucleus force of attraction on the electron। As we know that electron has negative charge while nucleus has positive charge, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं तो इसको घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो न्यूक्लियस प्रोवाइड करती है। द फोर्थ मेन पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। यानी उसने कहा कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के मुकाबले में इंतहाई स्मॉल है एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर्स, जबकि एटम का जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर्स। द फिफ्थ मेन पॉइंट इज इलेक्ट्रिकली एवरी एटम इज न्यूट्रल। यानी आमतौर पर जो भी एटम होगा वो न्यूट्रल होगा और उस पर कोई चार्ज नहीं होगी। वाई? बिकॉज इन एवरी एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बोथ हैव ऑपोजिट चार्जेस, लिहाजा एन एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। द सिक्स्थ मेन पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड whole mass of the atom is concentrated in the nucleus। यानी एटम का जितना भी मास है वो सारे का सारा जो है ना वो न्यूक्लियस में होता है और हम एटम का मास न्यूक्लियस से मालूम करेंगे।
The seventh main point is nucleus is responsible for mass and energy. एटम से जो भी एनर्जी मिलती है तो उसका सारा का सारा ताल्लुक न्यूक्लियस से है, लिहाजा न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड एनर्जी। ये तो थे मेन पॉइंट्स, लेकिन आपने याद रखना है कि जब भी साइंस में कोई नया कारनामा होता है तो जो दूसरे साइंसदान होते हैं फिर वो इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के बाद वो सवालात पूछते हैं। तो जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर दूसरे साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसके जहन में कुछ सवालात आ गए और वो सवालात उसने रदरफोर्ड के सामने रख दिए, जिसमें बाज़ सवालात का रदरफोर्ड के पास कोई आंसर नहीं था। एंड दीज क्वेश्चंस आर नाउ कॉल्ड ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो कौन से ड्रॉबैक्स थे? द फर्स्ट ड्रॉबैक इज, ये जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था ये रदरफोर्ड ने बेस किया था, यानी इसने कंसिडर किया था लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लेकिन उसको ये पता नहीं थी या उसको समझा नहीं था कि लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन आर ओनली एप्लीकेबल ऑन न्यूट्रल बॉडीज जस्ट लाइक द सोलर सिस्टम, and the laws of motion and gravitation cannot be applied on charged particles like electron and proton। मतलब ये कि रदरफोर्ड ने ये जो मॉडल पेश किया था इसकी बुनियाद उसने लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पर रखी थी, जबकि लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन चार्ज बॉडीज पर अप्लाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ न्यूट्रल बॉडीज के लिए है। The second drawback is, according to Maxwell theory, electrons are charged bodies and should radiate energy, and a time will come that its energy will be lost and ultimately it will fall into nucleus, but it does not happen. According to Maxwell, जब भी कोई चीज़ घूमती है, और ये हमें भी पता है कि जब भी कोई चीज़ मूवमेंट करती है, घूमती है, तो उसको कंटिन्यूसली एनर्जी दरकार होती है। तो उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहाँ से आती है? तो इसका जवाब भी रदरफोर्ड के पास नहीं था। और दूसरा ये कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलती तो एक वक्त आएगा कि ये मूवमेंट करते करते उसका जो अपना एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये है सेकंड ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और आपने ये बात नोट करनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम तबाह हो जाएगी और एटम वुड कोलैप्स, बट इट डज नॉट हैपन। व्हाई? सो इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। द थर्ड ड्रॉबैक, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अगर आप कहते हैं, रदरफोर्ड से उसने पूछा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं और कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते हैं, तो जो स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है फिर तो होना ये था कि ये स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस होता, क्योंकि जब कंटिन्यूस एनर्जी लूज करती है तो फिर तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन असल में द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंटिन्यूस बट इट इज ए लाइन स्पेक्ट्रम। तो इस सवाल का जवाब भी उसके पास नहीं था। द फोर्थ ड्रॉबैक, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तो एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस वगैरह के बारे में मुकम्मल मालूमात देता है, लेकिन इट डू नॉट गिव आइडिया अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। लेकिन इसने एटम के प्रॉपर्टीज के बारे में
कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर आप ये सारे पॉइंट्स देख ले तो इसमें एटम के प्रॉपर्टीज डिस्कस ही नहीं हुए हैं। लिहाजा ये दिस इज द फोर्थ ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।